बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में आप किस तरह सेफ रह सकते हैं और पाकिस्तान में किसकी हुक्मरानी चल रही है, ये एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है जिसके हाथ में डंडा है। इसके अलावा आज हम कुछ शोहरों का जिक्र करेंगे और ख़वातीन का जिक्र करेंगे। ये बहुत हल्का फुल्का टॉपिक मैंने शामिल किया है क्योंकि आपको पता है हमारा वो तो कुतखाना तो जारी रहता है, वो थोड़ा आप महजूज होंगे इंशाल्लाह। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई मुस्तकबिल में जो है वो मुहिम चलाएगी कि खुदा न खास्ता जब इमरान खान फांसी घाट की तरफ जा रहे थे तो बड़े हशाश बशाश थे और बड़े सेहतमंद थे। ये हमारा वीलॉग है, लेकिन अपने वीलॉग से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अपने जो है नाजरीन के साथ शेयर करते चलूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और आपको अपने अफसोस में और गम में शरीक करना था कि नहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी वो दुबई में अभी तक ज़िंदा हैं। तो ये खबर आपसे शेयर करनी थी। मैंने कहा ये थोड़ा गम बांट लूँ आपसे, क्योंकि गम बांटने से वो कम होते हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले ना एक दो छोटी छोटी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि आपने देखा कि रऊफ हसन साहब का जो कट लगा यहाँ पे और वो शहरा काटना चाहते थे खुसरे हजरात, तो वो जो है वो पकड़े नहीं गए, लेकिन जिस वकील ने खाबर मानिका को जो है वो मुक्का मारा उस पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है। ये बात आपको बतानी थी। इसके अलावा आपको बताना ये था कि इमरान खान और कादी फायजी साहब का आज पहला टाकरा हुआ है और खान साहब हों और नई टर्म मुतारिफ न कराएं, ये कहाँ पे लिखा है? तो आज खान साहब ने नई टर्म मुतारिफ कराई है, वन विंडो ऑपरेशन, कि जी जेल में वन विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब जो है वो कंट्रोल करते हैं और मैं जो है वो कैद तन्हाई में हूँ, मुझसे मुलाकातें वो बहुत कम होती हैं, लिहाजा कादी फायजी साहब ने जो है वो कर्नल के नाम पे बिद के ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ख्वाजा हारिस भी मिलेंगे और आपको वकला भी मिलेंगे। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। ये जो पीटीआई की क़यादत है ना, जो एमएनए बन गए हैं, जो एमपीएस बन गए हैं, जो वज़ीर आला बन गए हैं, जो वज़ीर बन गए हैं, या सोशल मीडिया की जो है वो टीम हो गई, उस टीम से याद आया आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इंफॉर्मेशन कमांडर्स की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे जो है ना ये डिजिटल दहशत गर्दी है, यानी उसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं। मैं तो खैर बहुत छोटा सा दहशत गर्द नहीं, तो जेब कुतरा मुझे आप जो है ना वो कंसिडर कर लें, वरना वो जो हमारे सीनियर्स हैं इमरान रियाज खान और सदीक जान और साबिर शाकिर एंड डॉक्टर मुईद पीरजादा, ये सारे लोग जो है ये डिजिटल दहशत गर्द करार दिए गए हैं कि इसमें जो है वो बैरूनी ताकतों का हाथ है, लिहाजा ये अपने काम सीधे नहीं करने। लेकिन ये है जिस तरह अरशद शरीफ ने कहा था कि हम आईना दिखाते हैं बजाय अपनी शक्ल ठीक करने के, ये आईना तोड़ देते हैं। तो बहरहाल आज उनको दहशतगर्द करार दिया गया है। हम बात कर रहे थे पीटीआई की और पीटीआई की क़यादत की कि आज इमरान खान हशाश बिशाश थे। ये हमें कोई नबी बताए तो हमें पता होता है कि वो हशाश बिशाश हैं, वो सेहतमंद हैं, वो खूबसूरत हैं, वो स्मार्ट हैं। इसमें नई बात कौन सी है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एग्जैक्ट आधी उम्र जेल में गुजरी थी, यानी बड़े जोशीले वो लीडर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बड़े जोशीले लीडर थे और हर दूसरे दिन वो गिरफ्तार होते और ज़्यादातर गिरफ्तार वो डॉक्टर इकबाल की शायरी पे होते। जो ही शायरी जो है ना शुरू करते तो कुदरती तौर पे पुलिस आ जाती, ज़ाहिर है गुलामी थी, मोहम्मद अली जौहर गिरफ्तार हो जाते। तो आधी उम्र उनकी बाहर गुजरी, आधी उम्र मोहम्मद अली जौहर की जेल में गुजरी। एक दिन जेल से जमानत हुई तो सीधा डॉक्टर इकबाल के घर पहुंचे। डॉक्टर इकबाल जो है वो हस्बे मामूल तहमत बांध के बुनियान पहन के लंबा सा पाइप
हुक्के का लेके और वो गुड़गुड़ कर रहे थे, जो उनका स्टाइल था, तो मोहम्मद अली जौहर आते ही डॉक्टर इकबाल पे बरस पड़े और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शेर जब भी मैं शुरू करता हूं पुलिस आ जाती है, मुझे गिरफ्तार करके ले जाती है, तुम यहां पे हुक्का गुड़गुड़ कर रहे हो। तो डॉक्टर इकबाल ने हंसकर कहा था कि मैं हूं कवाल, मैंने करनी है कवाली। अब हॉल में तुम लोगों ने आना है, झूमना तुम लोगों ने है। मैं कवाली करता हूं, तुम लोग झूमते हो, हॉल में आते हो। हॉल आप समझते हैं ना, तुम लोग हॉल में आते हो और गिरफ्तार हो जाते हो। यहां पे हॉल में आने वाला कोई नहीं है, धमाल डालने वाला कोई नहीं है। कवाली तो वो करता है, रोज करता है, जेल से रोज करता है कवाली। मैं कैद तन्हाई में हूं, मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, आज 3 दिन की पाबंदी लग गई है, आज ये हो गया, आज ये हो गया। यानी वो बताता है, वो फिर हमूदुर्रहमान कमीशन ये सारे वहां से सुन के जेल से बाहर आते हैं और प्रेस टॉक्स, वहां भी अपनी तस्वीरें। उस दिन जो है ना, वो एक सहाफ़ी ने बैरिस्टर गौहर से पूछा है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आप बड़े खूबसूरत हैं, तो वो ब्लश कर गए हैं, शर्मा गए हैं। तो बहरहाल ये सारा कुछ करके फिर गए घर। 13 पे 14 पे या 16 पे AC चलाया और नाइट गाउन पहना एंड दैट्स इट। 1-1 लाख उन्होंने वोट लेना था, वो ले लिया, जिसके नाम जिसकी खैरात मिली वो। तो यानी ये चूरन बिक रहा है, ये चूरन बिक रहा है। इमरान खान हशाश बिशाश हैं, इमरान खान सेहतमंद हैं, इमरान खान पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इसमें नई बात कौन सी है? ओ गैरत तो तुम लोग करो। अब मुझे बताएं कि अगर एक बंदा एक महल्ले से 10-10 70% वोट लिया खान साहब ने, अगर ये हिम्मत करें 100 बंदे इकट्ठा कर लें। मैंने आपको बताया है कि कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, बस इतने बंदे चाहिए। कश्मीर में कितने बंदे थे जो 3 रुपए यूनिट हो गया है? कितने आपने टीवी पे देखा नहीं, कितने बंदे थे? कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। ये बंदे चाहिए इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, इतने बंदे चाहिए। आप यकीन करें, मैं कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई इश्तियाल अंगेजी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं कोई तसादुम की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एहतजाज की, कानूनी, आईनी, इखलाकी, सियासी, बिल्कुल इजाजत है। लेकिन ये लोग आगे मुहिम चलाएंगे जिस तरह कभी शर्ट पे चला देते हैं। डिजिटल दहशतगर्द तो पहले ही करार दिया गया है बड़ों की तरफ से, वो बड़े हैं जो है वो सफेद दाढ़ियों वाले। तो ये जी इमरान खान को जब खुदा न खास्ता फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था ना, उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, उनके जो बटन थे ना वो सफेद थे, उनकी जो आस्तीनें थी ना वो ऊपर चढ़ी हुई थी। इमरान खान के जो बाल थे ना वो इस तरह थे, इमरान खान के जो चेहरे पे ना वो सुर्खी थी, इमरान खान ने जॉगर्स पहन रखे थे, इमरान खान ने ग्रे कलर का ट्राउजर पहन रखा था। बस ये इनकी कुल मिला के इनकी ये औकात है। 93 MNA, 93 आधी असम्बली जो है ना वो पंजाब में, पूरी असम्बली KPK में, 10-12 यानी इतनी धांधली के बावजूद 10-12 MPA सिंध में, 3-4 MPA जब वो महमूद खान चकजई वगैरह वो बलोचो, हर जगह पे, कश्मीर में, GB में, कहां पे इमरान खान के फैंस या इमरान खान की फॉलोइंग नहीं है। और इनसे जिस तरह मैंने कहा 50,000 बंदा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। मैंने आपको बताया ना कि हमारे हलके से जो इमरान खान की सीट थी वहां पे एक आम कारकुन ने वो 2,17,000 वोट लिए हैं, 2,17,000 एक बंदे ने एक हलके से। इसी तरह किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 1 लाख। बातें इनकी जो है ना वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है पब्लिक के साथ, ये अवामी नहीं है। ये बड़े टाई कोट और इस तरह अलग-अलग असम्बली हुई, खास कर ये जो वुकला ग्रुप है, मुझे तो खैर शुरू से अच्छा नहीं लगता ना, सीधी बात है, मुझे तो वुकला ग्रुप शुरू से अच्छा नहीं लगता।
یعنی یہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ، بڑے استری، بڑے سوچ سمجھ کے بولنا، پھر چغلیاں کرنا، پھر لوٹیاں لگانا، حامد خان کی طرح قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ بھی تعلقات، عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات، حامد خان سینیٹر بھی بن گئے، اب ملک سے باہر بھی چلے گئے۔ یہ آپ کو مہم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پہلے عمران خان کو 36 سال کی سزا ہو چکی، اس دن عدت والے دن کیا کیا شاہ رخ ارجمند نے، پھر سائفر میں کیا ہوا، چھٹی ہو گئی۔ اب عمران خان پہ سنگین غداری اور جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا وہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور یہ آج نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آج پیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ یہ ذہن میں نہیں لا رہے کہ اس شخص کی 71 سال سے زیادہ عمر ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے، یہ تو اس کی ہمت ہے، یہ تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ استقامت ہے، دلیری ہے، ورنہ آپ اپنا کوئی رشتہ دار 71 سال کا دیکھ لینا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس سے بے نیاز میرے سمیت ہم تو بھائی ہیں قوال، اگر کسی کو کوئی حال چڑھے تو چڑھے، کوئی دھمال ڈالے تو ڈالے، ہمارے بس میں تو یہی ہو سکتا ہے۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ اگر تم کسی سے مچھلی مانگو اور وہ اس کے بدلے تمہیں سانپ دے دے تو میرے خیال میں وہ شخص بڑا عظیم ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا نا، جو کچھ تھا اس کے پاس اس نے تمہیں دے دیا ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا جو ہے نا خریدتے ہیں، اپنی جو ہے نا محنت کرتے ہیں، اپنی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کو پھر ان ساری باتوں پہ خرچہ نہیں ہوتا۔ ویورشپ آپ کے سامنے کہ آپ کہیں کہ کوئی اتنی زیادہ ویورشپ ہے، لیکن اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کبھی جو ہے نا وہ گلہ کی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ روزی تو ظاہر ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، وہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ علی امین گنڈا پور یعنی محسن نقوی سے ملاقاتیں، سمجھ سے بالا تار ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، حالانکہ اس وقت جو سب سے اہم پوزیشن ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہے کہ اگر وہ جو ہے نا درمیان میں برج بنائیں تو۔ لیکن بہرحال یہ مہم آپ کو چلتی نظر آئے گی۔ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، یہ سنا بھی دیں گے۔ ایک جرنیل نے مجھے جو ہے نا ذہن میں نہیں آ رہا اس جرنیل کا نام، اس نے کہا تھا نجی محفل میں کہ لوگ بڑی باتیں کرتے تھے کہ بھٹو اور بڑا پاپولر اور بڑی فالوئنگ، یہ ہم نے چوہے کی طرح لٹکا دیا، یہ الفاظ تھے، ہم نے چوہے کی طرح لٹکا دیا بھٹو کو، اور واقعی لٹکایا، اس میں کوئی شک ہے، لٹکایا۔ اور پھر ادھر جو ہے نا گڑی خدا بخش پہنچا دیا، 30-35 بندوں نے جنازہ پڑھا۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلوں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ بھٹو صاحب کو دفناتے ہوئے نا بھٹو صاحب کی قبر میں چونا بھی ڈال دیا گیا تھا، چونا، کہ جی کوئی نکال کے، اور وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ، بھٹو صاحب کی قبر میں چونا بھی ڈال دیا گیا تھا۔ چونا کیا ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھٹو کے ساتھ اسی طرح کیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح وہ فیس بک کبھی جو ہے نا سامنے سونی جی کڑی آ گئی وہ تکڑی شروع کر دیتی، کوئی ماڈل آ گئی وہ تکڑی شروع کر دیتی، اس سے ٹائم لگا بھائی یہاں پہ چاہیے کوئی دھمال والا، محمد علی جوہر، یہاں پہ چاہیے کوئی ہال والا جس پہ ہال طاری ہو جائے، نہ چھیڑ ملنگا نو۔ اے صاف ستھرے وکیل، اے یعنی تارے پائے پینٹ کوٹ، خان صاحب اندر اور بات کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وکیلوں کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، باہر آ کے تردیدیں کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے جو ہے نا انیلسز ہے، آپ اختلاف کریں آپ کی، ہم تو ہیں جی قوال، ہم سے یہی کچھ ہو سکتا ہے، یہی قوالی ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ہاں انہوں نے جب کچھ کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے بھگتیں گے۔ عمران ریاض نے بھگتا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لوگ ہو گئے جلا وطن ہو گئے، میں تو خیر جلا وطن بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، میں تو پھر آرام سے انہی کے ساتھ ٹر جاؤں گا، انہی کی سرکاری کوئی چیز کھانے کو دی۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اس دن بھی یہی کہیں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب چل کر نہیں گئے تھے پھانسی گاٹ، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو سٹریچر پہ لے جایا گیا، وہ اتنے لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، تو یہ یہی کہیں گے
एहतजाज नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, यही कहेंगे कि जी इमरान खान उस दिन बड़े स्मार्ट थे एंड सो। अब एक लाइट टॉपिक है और ये किसी ने महसूस नहीं करना, डॉक्टर यूनुस भट्ट की तहरीर है, उससे आप लुत्फानंदोज होंगे। जो शोरों और ख़वातीन के जो है ना वो नाम है, तो उसको मैंने कहा कि आज चलें तड़का लगाते हैं, अब थोड़ा सा जो है वो लाइट इसका जो है ना वो वर्जन हम वो करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा मूड जो है वो बेहतर हो जाए और ताकि इस पे जो है ना वो थोड़ी सी आपके होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जी वो जिस तरह हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब और उनका जो मिजाज है तो वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं पेश करता हूँ। अगर आपने गौर किया तो यूनुस भट्ट के उस पर असल में ना गौर करना पड़ता है, तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। शौरियत, एक होता है ना शहरियत, शौरियत शोहर से। साहब, शोहरियत ऐसा मौजू है जिस पर फिल्मी अदाकाराएं ही बोलती अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही नहीं दूसरों के खावंद भी देखे होते हैं। शोहरियत और शहरियत हासिल करना अमेरिका में एक मसला है। वहाँ इस मौजू पर नित नई तफ्तीशें और तहकीकें होती रहती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट के मुताबिक मर्द शादी से पहले कम झूठ बोलते हैं, और जिसकी इसने बहुत ज़्यादा वजूहात बताई हैं। यानी मर्द शादी से पहले कम झूठ बोलते हैं। हमारे ख्याल में तो उसकी बड़ी वजह यही है कि बाद में वो बीवी के साथ रहता है और जाहिर है कि सोबत का असर तो पड़ता है। इतालवी कहावत है कि जब बीवी गुनाह करती है तो खावंद हरगिज़ बेगुनाह नहीं होता। ऐसे ही जो मर्द झूठ बोलता है उसकी बीवी को बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। खावंद दो किस्म के होते हैं, एक वो जो झूठ बोलते हैं और दूसरे वो जो चुप रहते हैं। पाकिस्तान की औरतें चाहती हैं उनका ससुराल आइडियल हो, अमरीकी चाहती हैं उनका खावंद आइडियल हो, जबकि अंग्रेज औरतें चाहती हैं कि उनका ड्राइवर आइडियल हो। दुनिया वो स्टेज है जिस पर खावंद मुआविन अदाकार का किरदार अदा करता है। अच्छा खावंद वो होता है जो बीवी को हर वो बात बता दे जिसके बारे में वो समझता है कि वो खुद मालूम कर सकती है। खावंद के बीवी से झूठ न बोलने का नतीजा वही निकलता है जो खरी खरी सुनाने का निकलता है। खावंद और सियासतदान सच बोलने लगेंगे तो वो खावंद और सियासतदान कैसे रहेंगे? अगर कोई सियासतदान कहे कि मैंने झूठ बोलना तर्क कर दिया है तो इससे मुराद यही होगी कि मैंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर कोई खावंद ऐसा कहता है तो मुराद ऐसी ही होगी। कहते हैं एक शख्स बहुत झूठ बोलता था, पूरे गांव में उस वजह से बदनाम था। एक दफा वो आ रहा था कि सामने से एक बहुत बदसूरत और बूढ़ी औरत मिली और बोली, तुम वही हो जो बड़े झूठ बोलता है? तो वो शख्स बोला, ए खूबरू नौजवान खातून, मैं लोगों की जुबान तो नहीं पकड़ सकता। ये सुनकर वो बोली, ये लोग तो वैसे ही बदनाम कर देते हैं, मैं तो ये जानती हूं जो दूसरों को झूठा कहते हैं वो खुद ही झूठे होते हैं। इससे कबल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने ही तहकीक की थी कि मर्द सबसे ज्यादा झूठ अपनी बीवियों के साथ बोलते हैं। जाहिर है वो जिसके साथ ज्यादा बोलते हैं उसी के साथ ज्यादा झूठ बोलेंगे। औरतें तो किसी के साथ भी बोल सकती हैं, यहां तक कि आईने के साथ भी बोल लेती हैं। मर्द खुद को सिर्फ आईने में देखते हैं, जबकि औरतें अपना अक्स हर चमकने वाली चीज में देखती हैं, वो शीशा हो, चम्मच हो, टोस्टर हो या खावंद का सर। वो झूठ बोलने के सिलसिले में भी खावंदों की मोहताज नहीं होती, जबकि खावंद होते हैं
वैसे भी तमाम बंदे झूठ बोलते हैं, खामदों को बस जरा पहले पता चल जाता है। खावंद जितने झूठ बोलते हैं वो सब इसलिए होते हैं ताकि सच से उनकी बीवी को तकलीफ न पहुंचे, पर बीवियां उनके झूठ का बुरा भी नहीं मनाती। वरना जब कोई खावंद अपनी बीवी से कहता है कि तुम दुनिया की हसीन औरत हो, तुमसे अच्छी खातून मैंने आज तक नहीं देखी, तो बीवी बुरा नहीं मनाती। अगर उसे झूठ बुरा लगता है तो उसे नाराज होना चाहिए। रूसी ममालिक में ट्विस्ट एक नई सिन्फ सुखन बनकर उभरी है। जाम सेहत पीने से पहले जो कुछ बोला जाता है उसे टोस्ट बोलना कहते हैं, ट्विस्ट नहीं टोस्ट। टोस्ट्स की किताबें रूसी रियासतों में यूं मिलती हैं जैसे हमारे यहां शायरी की। इनमें से एक मारूफ अदीब का टोस्ट है, चांदनी रात थी, बाग के बेंच पर एक मर्द अपनी महबूबा के साथ बैठा मोहब्बत की बातें कर रहा था। अगली रात वही वक्त, वही चांदनी और वही बेंच था जिस पर वही मर्द बैठा वही मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन आज लड़की नहीं थी। तीसरी रात वही वक्त, वही चांदनी और वही बेंच था जिस पर वही मर्द बैठा वही मोहब्बत की बातें कर रहा था, लेकिन खातून और थी। ये जाम उन मर्दों के नाम जो नहीं बदलते और उन औरतों के नाम जो बदल जाती हैं। मर्दों की यही मुस्तकिल मिजाजी है कि वो बदलते रहते हैं, यहां तक कि अपनी राय भी। वैसे भी मोहब्बत बदलने वाली चीज है। कभी भी बंदा अपनी गलतियों पर नजरसानी कर सकता है। जैसे गपशप में एक खावंद ने बीवी से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोली, अपनी हमाकत की वजह से। खावंद ये सुनकर खुश हो गया। तो बीवी बोली, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? कहा, अगर तुम कहती कि मोहब्बत की वजह से तो मैं नाखुश होता, क्योंकि अक्सर तलाकें इसलिए होती हैं कि मोहब्बत नहीं रहती, बंदा बदल जाता है। लेकिन हमाकत तो मुस्तकिल चीज है, लगता है झूठ बोलना भी मुस्तकिल चीज है, क्योंकि इस मुहक्किक माहिर नफ्सियात ने यह भी कहा है कि झूठ बोलने वाले खावंदों की अज़दवाजी जिंदगी सच बोलने वालों से ज्यादा कामयाब रहती है। सुन ले सब लोग, शोहर हासिल करना मकान हासिल करने की तरह है। आप ये नहीं देखते वो कैसा है, बल्कि ये कि आपकी मुरम्मत वगैरह से वो कैसा हो जाएगा। वैसे भी अच्छी बीवी वो नहीं जिसने एक बेहतरीन शख्स से शादी की, बल्कि वो है जिसने उस शख्स को बेहतरीन बनाया जिससे शादी की। मुरम्मत शादी मर्द को सुधारने की कोशिश का नाम है। इसलिए गांव में बड़े बूढ़े बिगड़े नौजवानों का इलाज ये बताते हैं कि इनका ब्याह कर दिया जाए। ब्याह के बाद कुछ तो सुधर जाते हैं और बाकी झूठ बोलने लगते हैं। घर की शहरियत हासिल करने के लिए शौहरियत जरूरी है और शौहरियत के लिए झूठ बोलना। शादी के बाद औरतें जेवर और अंगूठियां पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन मर्दों को ये कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि इन्हें देखते ही पता चल जाता है। मिसाली शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक रवा रखे जैसा वो अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ रखता है। हमने अपने खावंद दोस्तों से कहा कि बीवी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले, तुम क्यों चाहते हो हम अपनी बीवियों की तारीफ न किया करें? उम्मीद है आपको शौहरियत पसंद आया होगा और आप मुस्कुराए होंगे। मुस्कुराया लाजमी करें, 70 पट्टों की वर्जिश होती है कहते हैं। अब हम आते हैं अपने सीरियस टॉपिक पे, और वंस अगेन हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान का निज़ाम जिसके हाथ में डंडा है। ओए साइड पर हो जाओ। एक नहायत खुरदरी, गैर मुहज़्ज़िब और भद्दी आवाज़ मेरी समात से टकराई, कानों से टकराई। मैं गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे एक मुहज़्ज़िब, पढ़ा लिखा और खूबसूरत शख्स खड़ा था। इसने कीमती इटालियन सूट पहन रखा था, इसके बालों पर जेल लगा हुआ था,
इसकी आंखों पर धूप का महंगा चश्मा था और इसके बदन से आला दर्जे की खुशबू आ रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठठक गया। मैं अभी परेशानी में था कि दूसरी मर्तबा वही खुरदरी आवाज आई, साइड पर हो ना। मैंने देखा इस मुहज़्ज़िब शख्स के पीछे इंतहाई 8-10 उजड़ गैर मुहज़्ज़िब और बदमाश किस्म के लोग खड़े थे। इनके हाथों में क्लैशनकोफें थीं। उन्होंने लंबे घेरे की शलवारें और खुले कुर्ते पहन रखे थे और उनके गले में चादरें लटक रही थीं। इन सब ने इस मुहज़्ज़िब शख्स को अपने हसार में ले रखा था। मैं चंद लम्हों के लिए सकते में आ गया और मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब? बदमाशों में से एक ने अपना खुरदरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे एक तरफ धकेल कर बोला, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब को रास्ता दो, साइड पर हो जाओ। मैंने मुजामत की कोशिश की लेकिन वो खुरदरा हाथ मुझसे ज्यादा ताकतवर था। मैं साइड पर हो गया। उस मुहज़्ज़िब शख्स ने क्लिनिक में पांव रखा, आगे बढ़ा और वो सारे बदमाश उसे हसार में लेकर चल पड़े। मुझे सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहा और उसके बाद मैं भी अंदर आ गया और अपने दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो सारे बदमाश मेरे दोस्त के कमरे के बाहर खड़े थे। वो मूंछों पर ताव देते थे, क्लाशनकोफें लहराते थे और दाएं बाएं देखते थे। मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक बदमाश ने आगे बढ़कर दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो खुरदरी आवाज में बोला, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैंने वजह पूछी तो बोला, अंदर हमारे डॉक्टर साहब हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तैश में दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं उनके साथ उलझ पड़ा, जिसके बाद क्लिनिक में शोर हो गया। मेरा शोर अंदर गया तो मेरा दोस्त बाहर आ गया। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया और भागकर अंदर वापस चला गया। जरा देर बाद अंदर से वही मुहज़्ज़िब आवाज आई, भाई इन्हें अंदर आने दे, ये हमारे दोस्त हैं। बदमाशों ने फौरन मेरा गिरबान छोड़ा, मेरी शर्ट की सलवटें दुरुस्त की और मुझे बड़े आराम से अंदर धकेल दिया। अंदर वही मुहज़्ज़िब शख्स कुर्सी पर बैठा था और मेरा दोस्त उसके पहलू में खड़ा होकर शर्मिंदगी और खफत से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा मुंह सुर्ख था और मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो मुहज़्ज़िब शख्स उठा, उसने अंग्रेजी में मेरे साथ मादरत की और मुझे साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। हम तीनों चुपचाप बैठ गए। मेरे दोस्त की नजरें नीची थीं। कमरे की फिजा बोझल थी। मेरे दोस्त ने हालात बेहतर बनाने के लिए कहकर लगाया और उन साहब की तरफ इशारा करके बोला, आप हैं डॉक्टर अजीज, मुल्क के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। वो साथ ही मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप हैं। मैं खामोश रहा। चंद सेकंड के वक्फे के बाद डॉक्टर अजीज बोले, मेरे गार्ड्स ने आपके साथ बदतमीजी की, मैं माफी चाहता हूं। ये गंवार लोग हैं, ये किसी के स्टेटस से वाकिफ नहीं है। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर अजीज बोले, मैंने ये लोग अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं और मेरा तजर्बा है, आपके गार्ड जितने गंवार, उजड़ और गैर मुहज़्ज़िब होंगे, इस मुआशरे में आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी। मैंने पहली मर्तबा डॉक्टर साहब की तरफ दिलचस्पी से देखा। डॉक्टर साहब मुस्कुराए। मैं एक कामयाब डॉक्टर हूं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मेरे क्लिनिक हैं। मैं हफ्ते में 2 दिन दुबई भी जाता हूं। लिहाजा ये गार्ड्स मेरी जान, मेरी प्रैक्टिस और मेरे स्टेटस की हिफाजत करते हैं। अगर ये मेरे साथ न हो तो मैं अगवा हो जाऊं, जान से जाऊं या 10-20 करोड़ देकर जान छुड़ाऊं। मैं चुपचाप सुनता रहा। वो बोले, गार्ड से पहले मुल्क में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता था तो घंटा घंटा लाइन में खड़ा रहता था और मेरी बारी नहीं आती थी। मरीजों के लवाहिकीन मेरे क्लिनिक में मेरी बेइज्जती कर जाते थे। लोग मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल देते थे। कॉरपोरेशन का अमला 10-10 दिन मेरे घर के सामने से कचरा नहीं उठाता था और लोग सड़क पर मुझे रास्ता नहीं देते थे।
لیکن جس دن سے میں نے گارڈز رکھے ہیں پورا ملک میری عزت کر رہا ہے۔ میں بینک جاتا ہوں تو مینیجر مجھے ریسیو کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ میرے گارڈز کی ایک گاڑی میرے آگے اور دوسری پیچھے چلتی ہے، لہذا ساری گاڑیاں ہمیں راستے دیتی جاتی ہیں اور ٹریفک پولیس تک اشارہ توڑنے پر مجھے نہیں روکتی۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے میں زندگی میں اس سے پہلے جھک مارتا رہا ہوں۔ میں نے کرسی پر پہلو بدلا اور ان سے عرض کیا، آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ میں نے یہ فارمولہ اس ملک کے حکمرانوں سے سیکھا۔ میرے ملک کے حکمرانوں نے مجھے سکھایا اس ملک میں صرف وہی شخص کامیاب اور محفوظ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ حکمرانوں نے مجھے بتایا اس ملک کا سب سے بڑا قانون، سب سے بڑا آئین اور سب سے بڑا دستور ڈنڈا ہے۔ ڈنڈا پاکستان کی ہر روایت، ہر قانون اور ہر ضابطہ بدل سکتا ہے، اور اس ملک میں جس شخص کے پاس ڈنڈا نہیں وہ 2/3 اکثریت کے باوجود بے بس اور لاچار ہے۔ 8 فروری۔ اس شخص کا اس ملک میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ بولے، آپ صدر ایوب خان سے صدر زرداری تک پاکستان کے تمام فوجی سربراہوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ کس قانون کے تحت صدر بنے تھے؟ وہ رکے اور دوبارہ بولے، ان لوگوں کا قانون ڈنڈا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، لہذا محترمہ فاطمہ جناح ہوں، شیخ مجیب الرحمان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں یا پھر عمران خان ہوں، کوئی سیاسی لیڈر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈنڈے والے اس وقت تک حکمران رہے جب تک زندگی اور صحت انہوں نے مہلت دی، اور پارلیمنٹ سے لے کر عدالت اور مذہب سے لے کر عوام تک کوئی ادارہ، کوئی قانون ان کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے ذاتی اقتدار کے لیے اسمبلیاں توڑیں، آئین منسوخ کیے، اپنی مسلم لیگیں بنائیں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرائے، مگر کسی نے ان کا ہاتھ نہ روکا۔ یہ لوگ پوری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، یحییٰ خان کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا۔ وہ رکے اور تھوڑی دیر بعد بولے، ڈنڈے کا یہ فلسفہ اس ملک کے جس شخص کو سمجھ آ گیا وہ سکھی ہو گیا۔ آپ یقین کریں اس ملک کی پولیس عوام کی حفاظت کے لیے مارد وجود میں نہیں آئی، 2 سال سے دیکھ نہیں رہے۔ یہ صرف ڈنڈے والوں کی سیکیورٹی اور ان کے دشمنوں کو کچلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ملک کی عدالتیں کمزوروں اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ ڈنڈے والوں کے ناجائز اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے بنی ہیں۔ جسٹس منیر سے قاضی فائز عیسیٰ تک ایک ہی کہانی ہے، اور CBR سے لے کر ریلوے تک اس ملک کا کوئی ادارہ عوام کے لیے نہیں بنا۔ یہ تمام ادارے حکمران کلاس کی عیاشی کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے بنے ہیں۔ چنانچہ میں جان گیا اگر میں نے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو مجھے بھی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا ہوگا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بولے، تم مدرسہ حفصہ کی ماضی کی مثال لے لو۔ اس مدرسے کی 5000 طالبات نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے تھے۔ تم ان ڈنڈوں کی طاقت دیکھو۔ ان طالبات نے 21 جنوری سے چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن حکومت کو جولائی تک قبضہ چھڑانے کی جرت نہ ہوئی۔ لہذا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، حکومت جانتی تھی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، اور اس ملک میں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو کوئی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈاکٹر اٹھے، سلام کیا اور گارڈز کے ساتھ کلینک سے نکل گئے۔ آپ لوگ کمنٹس تو کرتے نہیں ہیں، بتایا کریں کہ باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور پھر وہی افسوسناک خبر، بڑا افسوس ہوا ہے جی کہ زرداری صاحب ابھی زندہ ہیں۔
اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔